नमस्कार। आज की केमिस्ट्री क्लास में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फोर्थ यूनिट चल रही है अपनी। आज का टॉपिक है विद्युत वियोजन का आरएनए सिद्धांत एवं उनकी लिमिटेशन। आरएनएस के द्वारा दुर्बल विद्युत उपघट्टे जितने भी हैं उनके विलयनों के गुणों की व्याख्या की गई थी। इसे हम आरएनए सिद्धांत या विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। इसके आरएनए सिद्धांत के निम्न प्रमुख अभिग्रहित हैं। फर्स्ट है कि विलयन में आयनिक यौगिक उत्क्रमणीय रूप में आयनों में वियोजित होते रहते हैं। अर्थात कोई आयनिक यौगिक है, ये ए और बी, ये अपने आयन ए प्लस और बी माइनस एनायन और कैटायन में परिवर्तित हो रहा है। साथ ही वापस पुनः क्रिया करके यौगिक में उत्क्रमणीय और इन दोनों के मध्य एक गतिक साम्य है, जिसके साम्य स्थिरांक का मान हम समीकरण 1 से कैलकुलेशन कर सकते हैं। माना यहाँ वियोजन की मात्रा अल्फा है और ए बी की प्रारंभिक सांद्रता सी है, तो ए प्लस कैटायन या एनायन बी माइनस की जो सांद्रता होगी वो होगी सी अल्फा सक्रिय द्रव्यमान और ए बी का होगा सी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। तो समीकरण 1 में ये मान रखा तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हुआ, अर्थात सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा किसके बराबर? साम्य स्थिरांक के बराबर। ओस्टवाल्ड के अनुसार हम देखें कि अल्फा का मान है वो 1 की तुलना में बहुत ही कम है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्टे में जो वियोजन की मात्रा होती है अल्फा वो बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति में 1 माइनस अल्फा के बराबर हम 1 ही मान लेते हैं। तो समीकरण 2 से देखें तो यहाँ 1 माइनस अल्फा के बराबर क्या हो जाएगा? 1। ऐसी स्थिति में साम्य स्थिरांक बराबर सी अल्फा स्क्वायर, या समीकरण 2 से देखें तो अल्फा बराबर अंडर रूट के अपॉन सी। के क्या है? साम्य स्थिरांक, और सी क्या है? यहाँ सांद्रता। तो समीकरण 4 को हम ओस्टवाल्ड तनुता नियम भी कहते हैं। सेकंड जो अभिग्रहित है आरएनएस का वो यह है कि विलयन में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश का मान बराबर होता है, जिससे विलयन विद्युत उदासीन बना रहता है। वियोजन से जो धनायन और ऋणायन बनते हैं उन पर जो आवेश की मात्रा है वो सेम होने के कारण विलयन क्या है? उदासीन है। थर्ड अभिग्रहित देखें तो विद्युत धारा विलयन में आयनों को उत्पन्न नहीं करती, कभी भी नहीं करती, केवल उनकी गति का निर्धारण करती है। फोर्थ अभिग्रहित देखें तो विद्युत अपघट्टे का जितना अंश वियोजित होता है हम उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं, जो कि हम अल्फा के द्वारा दर्शाया गया था। अल्फा की मात्रा या वियोजन की मात्रा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले विद्युत अपघट्टे की प्रकृति। विद्युत अपघट्टे में जितना अधिक आयनिक गुण होगा उसका उतना ही आयनन आसानी से हो जाएगा, अर्थात वियोजन आसानी से होगा, वियोजन की मात्रा ज्यादा होगी। सेकंड है विलायक की प्रकृति। यदि विलायक के लिए डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक है तो ऐसे विद्युत अपघट्टे की आयनन क्रिया आसानी से संपन्न होती है, अर्थात वियोजन उतना ही आसानी से संपन्न होता है। पहला कारण बताते हैं विद्युत अपघट्टे की प्रकृति। यदि आयनिक है तो आयनन ज्यादा होगा, वियोजन ज्यादा होगा। सेकंड है विलायक की प्रकृति। यदि विलायक के डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान उच्च है तो आयनन क्रिया या वियोजन क्रिया भी अधिक संपन्न होगी। थर्ड है अशुद्धियों का प्रभाव। विद्युत अपघट्टे में अशुद्धि उपस्थित है और अशुद्धि भी ऐसी उपस्थित है जो कि समायन प्रभाव वाली है, अर्थात विद्युत अपघट्टे का जो आयनन होगा उसमें से एक ऐसा आयन अशुद्धि के रूप में भी उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न नहीं होगी, अर्थात आयनन क्रिया घट जाएगी। तो समायन प्रभाव के कारण आयनन कम हो जाता है। लेकिन यदि एक कोई अशुद्धि ऐसी उपस्थित हो जो विद्युत अपघट्टे के आयन से क्रिया करके कम आयनित होने वाले यौगिक का निर्माण करते हो, कम आयनित होने वाले, तो ऐसी स्थिति में वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। फोर्थ देखें सांद्रता। तो विलयन जितना अधिक तनु होगा उसमें आयनन क्रिया या वियोजन क्रिया भी उतनी ही अधिक होगी। फिफ्थ है ताप। ताप बढ़ने के साथ आयनन क्रिया भी बढ़ती है। तो इस प्रकार विद्युत अपघट्टे की प्रकृति, विलायक की प्रकृति और अशुद्धि की प्रकृति, सांद्रता और ये ताप, ये 5 कारक है जो कि वियोजन की मात्रा को प्रभावित करते हैं।
जो अभिग्रहित है और आर्नेस का वो है आयनन अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और साम्य अवस्था में इनके मध्य गतिक साम्य स्थापित होता है। सिक्स्थ जो अभिग्रहित था उसने आर्नेस ने क्या कहा कि आर्नेस के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए किसी भी सांद्रता पर उसकी तुल्यांक की चालकता का मान उनके आयनन की मात्रा के समानुपाती होता है तथा अनंत अनुता या शून्य सांद्रता पर वह पूर्णतः वियोजित हो जाता है। ऐसी स्थिति में अल्फा बराबर तो क्या हो जाएगा 1, जितना क्रियाकारक था वो पूरा का पूरा वियोजित हो गया अर्थात अल्फा का मान हो जाएगा 1। तो ऐसी स्थिति में लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा 0, शून्य सांद्रता पर वियोजन की मात्रा, ये तुल्यांक की चालकता होगी अर्थात अल्फा बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा 0। लैम्डा क्या है यहाँ तुल्यांक की चालकता है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 3 से यदि हम समीकरण 2 और 5 से देखें तो समीकरण 2 में अल्फा का मान समीकरण 5 से रखा, समीकरण 2 ये था तो ये मान रखा है और इसको हल किया तो हमें समीकरण 7 प्राप्त होता है अर्थात k अपॉन c इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा 0 ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा। ये जो समीकरण 7 है वो एक सीधी रेखा समीकरण y बराबर mx के अनुरूप है। ये अतः समीकरण 7 के अनुसार यदि लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा 0 को 1 अपॉन c के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसके स्लोप का मान इस k के बराबर जो साम्य स्थिरांक है उसके बराबर होता है। लिमिटेशन, आर्नेस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन ये थी कि आर्नेस थ्योरी दुर्बल विद्युत अपघट्य पर तो प्रभावी है लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य पर नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखें हम इसका पहली लिमिटेशन कि सांद्र विलयन जितने भी है सांद्र विलयन में या सांद्र विलयनों के चालकता के आधार पर ज्ञात किए गए वियोजन की मात्रा के अनुसंख्यक गुणों के आधार पर ज्ञात किए गए वियोजन की मात्रा के मानों से भिन्न होते हैं। चालकता मान से ज्ञात किया हमने अल्फा और अनुसंख्यक गुणों से ज्ञात किया अल्फा, दोनों के मान सांद्र विलयनों को भिन्न भिन्न है अतः ये प्रबल विद्युत अपघट्य पर आरएनए सिद्धांत प्रभावी नहीं होता। दूसरा सेकंड देखें इसकी लिमिटेशन तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के सांद्रता परिवर्तन से उनके साम्य में या उनके साम्य स्थानांकों के मान परिवर्तित होते हैं अतः इनके आयनिक साम्य स्थापित होता है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता है प्रबल विद्युत अपघट्य में। थर्ड देखें आरएनएस के अनुसार हम देखें कि विद्युत अपघट्य वियोजन अवस्था में रहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य जो विलयन में है वो वियोजन अवस्था में रहते हैं। यदि दो विलयनों को मिलाया जाए तो इनके मध्य कोई रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं होती, तो इस प्रक्रम में ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, जबकि वास्तव में हम विलयनों को मिलाएं तो या तो अवशोषण या उत्सर्जन क्रिया जरूर संपन्न होगी, जबकि आरएनएस के अनुसार नहीं होनी चाहिए। फोर्थ देखें ब्रैग समीकरण के अनुसार हम NaCl की संरचना देखते हैं तो ये क्रिस्टल अवस्था में भी आयनिक रूप में उपस्थित रहता है, कौन सा NaCl, जबकि फिर भी आरएनएस के अनुसार ये कैसे मान लें कि हम साम्य अवस्था में NaCl जो है उसका निर्माण Na प्लस व Cl माइनस आयनों से हो रहा है, क्योंकि आरएनएस ने ये कहा था, जबकि क्रिस्टल अवस्था में भी ये तो आयनिक अवस्था में ही रहता है, ये रहता है ये नहीं रहता। फिफ्थ देखें लिमिटेशन इसकी क्या है, तनुता बढ़ने के साथ जो विद्युत अपघट्य है उनकी तुल्यांक चालकता का मान भी बढ़ता है। ये केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो ही ऐसा होगा, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य में हम देखते हैं कि ये ठोस अवस्था में भी पूर्णतः आयनित अवस्था में रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता कि तनुता बढ़ने के साथ उनकी तुल्यांक चालकता का मान भी बढ़े। ये आरएनएस द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका या इनकी व्याख्या नहीं की जा सकी। अगला टॉपिक है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा बहुत कम हो, जैसे एसिटिक अम्ल या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और इन दुर्बल विद्युत अपघट्यों में तनुता बढ़ने के साथ तुल्यांक चालकता के मान में भी वृद्धि होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य को देखें तो प्रबल विद्युत अपघट्य ऐसे विद्युत अपघट्य हैं जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनिक अवस्था में रहते हैं, जैसे HCl और NaOH। ये प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं और तनुता के साथ इनकी तुल्यांक चालकता के मान में
कोई अधिक प्रभाव नहीं रहता। इस प्रकार यदि हम तुल्यांक की चालकता और तनुता के साथ आरेख खींचे तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, लगातार बढ़ेगा, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्यों के मान में सीधी प्राप्त नहीं होगी, लगभग स्थिर होगी। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। वी मीट टुमारो। इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी है। थैंक यू।